वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 अक्टूबर 2024 और 11 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास ये मिलती है, मात्र 15 से 20 मिनट की ये पूरे फैक्ट के साथ में आपको क्लास मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन तीन वैज्ञानिकों को मिला? तो डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को मिला। हाल में रुपए पे कार्ड कहां पर लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है मालदीव के अंदर। 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो ये है लाहौस देश की। भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ? वो हो चुका है INS निर्देशक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 7 अक्टूबर को किस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो अमेजोन के साथ। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में किस तूफान ने दस्तक दी? तो उस तूफान का नाम है मिल्टन। और फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है स्पेन के फुटबॉलर खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और इसके अलावा क्लास भी आपको कंटिन्यू दी जा रही है। तो अच्छे तरीके से क्लासें देखें। बाकी आपको टेस्ट दी जा रही है, पशु परिचय की है, सभी पर 50% का ऑफ चल रहा है। बस आज और कल 2 दिनों का आपके पास इसका टाइम ऑफर बचा है। 2 दिन बाद में इसका फायदा आप जरूर उठाएं। आज और कल 2 दिन शेष है आपके लिए। तो जैसे इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट एड है, पशु परिचय है, जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर अभी 2 दिनों के लिए आपके लिए 50% का ऑफ रहने वाला है। असिस्टेंट लोको पायलट की भी चल रही है, ये भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो इससे पहले 3 क्षेत्रों के अंदर मिल गया और चौथा हो गया साहित्य का क्षेत्र। अब 2 और बच गए। एक बचा है शांति का नोबेल पुरस्कार और एक बचा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2 नोबेल पुरस्कार और बच गए। तो ये चौथा हो गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। ये एक महिला है, लेखिका है हान कांग, और इनका संबंध है किस देश से? तो ये है साउथ कोरिया की। किस देश से इनका संबंध है? साउथ कोरिया की रहने वाली है हान कांग, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। पिछली बार CAT के अंदर पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, उनका देश पूछा गया था भी साहित्य या नोबेल, पता नहीं साहित्य वाला आया था या शांति वाला नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। जिस लेखिका को मिला उसका देश पूछा गया, तभी इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखना, इनका संबंध है साउथ कोरिया से। तो साहित्य के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो चुकी है। इस साल ये प्राइज साउथ कोरिया की हान कांग को मिला है। इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रामा को कहानियों में पिरोने के लिए इनको सम्मान मिला है। अब ध्यान रखना किसके लिए मिला? इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रामा को कहानियों में पिरोने के लिए सम्मान मिला है। कहानियां वगैरह की लेखिका है, इसके लिए उनको पुरस्कार मिला। उनके जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए सम्मान मिला है। हांगकांग ने 1993 में अपने करियर की शुरुआत कविताएं लिखने के साथ की और 1995 में उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत तो इन्होंने की थी 1993 में, करियर की शुरुआत कर दी थी कविताएं लिखने की, और 1995 के अंदर इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। हान कांग नोबेल प्राइज जीतने वाली 18वीं और पहली साउथ कोरियाई महिला है। याद रखना भी, हान कांग है वो नोबेल प्राइज जीतने वाली 18वीं महिला है और साउथ कोरिया की पहली महिला है। इससे पहले उन्होंने 2016 में उपन्यास इनका द वेजिटेरियन के लिए इनको मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी जीता था, और इस उपन्यास से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान भी मिली थी। और साहित्य में अब तक 120 लोगों को नोबेल मिला है, इसमें से केवल 17 महिलाएं हैं। देखो, टोटल 120 लोगों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
इसमें केवल 17 महिलाएं हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला ये साहित्य का। और पिछली बार 2023 का याद रखना, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था 2023 के अंदर नॉर्वे के राइटर हैं जॉन फासे को दिया गया था। और अब की बार किसको मिला है? हान कांग को, साउथ कोरिया की रहने वाली हान कांग को मिला है। बाकी जब एक साथ हो जाएंगे तब अच्छी तरीके से एक क्लास में अलग से इसकी पूरी चर्चा करेंगे। द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की। कौन सा भारतीय संस्थान सबसे टॉप स्थान पर रहा है? अब देखो, द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी कर दी। इसके अंदर विश्व के अंदर अपने बात करें, विश्व के अंदर सबसे टॉप पर आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी आई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और टॉप 100 के अंदर एक भी भारतीय शामिल नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है, टॉप 100 के अंदर एक भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। वैसे अपने भारत के अंदर बात करें तो ये है IIS बेंगलुरु। कौन सा है? IIS बेंगलुरु है, वो सबसे टॉप पर स्थान है बनाए रखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की। इसके अंदर विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहली रैंक मिली है। किसको मिली है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। इस सूची में एक भी भारतीय संस्थान टॉप 100 के अंदर जगह नहीं बना सका। टॉप 100 के अंदर एक भी भारतीय नहीं है। और IIS बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में अव्वल रहा है, उनकी सबसे टॉप पर IIS बेंगलुरु अव्वल रहा। और संस्थान की रैंक 251 से लेकर 300 बैंड के अंदर रही है, यानी कि 251 से लेकर 300 के बीच में रैंक रही है। वही दूसरी ओर IIT इंदौर रहा, इसकी रैंक है 501 से लेकर 601 के बीच में कामयाब रहा। और राजस्थान के संस्थानों की अगर बात करें तो 600 से लेकर 800 की रैंक बैंड में ये स्थान बनाया गया है। और राजस्थान के अंदर जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, बिट्स पिलानी के अंदर MNIT जयपुर इसी के अंतर्गत आ रही है। तो ये जयपुर का भी स्थान आ चुका है 600 से 800 के बीच में। और वही भारतीय का स्थान पूछे बेंगलुरु का, तो ये 250 और 300 के बीच में इनका स्थान देखा गया है। जम्मू कश्मीर में दूसरी बार CM कौन बनने जा रहे हैं? बड़ा गजब का वर्षन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी ताजा हरियाणा में चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। तो नई सरकार गठन करने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी बार CM बनने जा रहे हैं। कौन है? उमर अब्दुल्ला। कौन बनने जा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला दूसरी बार CM बनने जा रहे हैं। इससे पहले ये 2009, 2008 और 2009 के बीच में जम्मू कश्मीर के CM बने थे। और अब ये दूसरी बार CM बनने जा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई। और इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के नए CM बनने जा रहे हैं। तो नए CM बनने जा रहे हैं और 13 और 14 अक्टूबर को उनको शपथ लेने की उम्मीदें बताई जा रही है। और साथ में यह भी कहा कि राज्य के अंदर कोई भी डिप्टी CM नहीं होगा। राज्य सरकार में यहाँ पर कोई भी डिप्टी CM नहीं बनेगा। जैसे अपनी उप मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है ना, दिया कुमारी, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर ओनली CM रहेगा, डिप्टी CM नहीं बनेगा। तो CM कौन बनने जा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल कर ली, इनकी सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। इस गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPM को 1 सीट मिली है। और बहुमत का आंकड़ा 46 से रहा है। और 2009 के अंदर उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के CM बने थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और अब दूसरी बार CM बनने जा रहे हैं। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां स्थापित करने की मंजूरी दी? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां स्थापित करने को मंजूरी दी? तो ये दी है कहां पर है? गुजरात के लोथल में। कहां पर है? गुजरात के अंदर एक लोथल शहर है, वहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्र सरकार ने। कहां पर है? गुजरात में। तो मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य ये होगा कि भारत की समृद्ध जो समुद्री विरासत है उसको संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके लिए 4500 से अधिक वर्षों पुरानी ये जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत है लोथल है वो मानी गई। तो 4500 से अधिक वर्षों पुरानी ये सभ्यता है लोथल।
NMHC एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनने जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जो पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, रोजगार भी सृजित करेगा, भारत की सांस्कृतिक और समुद्री धरोहर को भी ये बढ़ावा देगा। तो ये कौन सी है? लोथल एक सभ्यता है, ध्यान रखना पहले वाली, हड़प्पा सभ्यता वगैरह इनका केंद्र था, एक है लोथल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया है? मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने PM मित्र अमरावती 7 पार्कों की स्थापना भी की थी। इसके अलावा एक बंजारा संग्रहालय की का भी उद्घाटन किया था। तो इसके साथ उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है मुंबई के अंदर। कहां पर किया है? मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो मोदी ने मुंबई के अंदर भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ये होगा कि युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0 के लिए एक उद्योग तैयार है, कार्यबल तैयार करना इसका उद्देश्य होगा। युवाओं का जो रोजगार क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा, तभी उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान है उसका उद्घाटन कर दिया। और ये कौशल संस्थान है वो 4 एकड़ के परिसर में स्थित है। यहाँ पर अत्याधुनिक तकनीकों जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर ये केंद्रित रहेगा। अलग अलग तकनीक वगैरह उन पर ये राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है केंद्रित रहेगा। और ये तो आपने बड़ा ही चर्चा में रहा है, कल पूरी न्यूज आपने देख ली होगी। तो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। कल ही इनका परसों वैसे रात को इनका निधन हो गया था, टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा, और 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो सत्य कथन देखो, अब यहाँ से इनके लिए क्वेश्चन बनेगा, करंट में कहीं से भी बनेगा। सन 2000 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला, बिल्कुल से ये याद रखना। सन 2008 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला, याद रखना। और सन 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। पूछा जा सकता है कि किस देश का इनको ऑर्डर ऑफ सम्मान मिला, तो ऑस्ट्रेलिया का मिला था 2023 के अंदर। सारे के सारे कथन क्या है? सही है। तो सन 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण और 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला। बस अपने लिए यही महत्वपूर्ण है। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया, 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर उनका निधन हो गया। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला था। सबसे पहले 1991 के अंदर इन्होंने टाटा सन्स का पद संभाला था, अध्यक्ष का। और ये मैंने बता ही दिया, 2000 के अंदर पद्म भूषण इनको सम्मान मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और 2006 के अंदर महाराष्ट्र की तरफ से भूषण गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से पुरस्कार मिला। और 2008 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। और 2023 में ऑस्ट्रेलियन का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला। यही महत्वपूर्ण है अपने लिए, बाकी अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये पक्का ही टपकेगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये कर दिया राफेल नडाल ने। किसने कर दी है? राफेल नडाल ने कर दी। और ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले टेनिस खिलाड़ी थे रोजर फेडरर, उन्होंने संन्यास पहले ही ले लिया, और अब लेने जा रहे हैं राफेल नडाल। ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी हैं और ये टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। तो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नवंबर में होने वाला डेविस कप फाइनल नडाल के करियर का आखिरी इवेंट होगा। नवंबर के अंदर का डेविस कप है वो इनका आखिरी मैच होगा। नडाल मेन सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, और नडाल ने 22 खिताब जीत लिए हैं। याद रखना साथ साथ में कि नडाल पुरुष सिंगल्स यानी कि पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले नोवाक जोकोविच हैं और दूसरे हैं राफेल नडाल। तो इन्होंने 22 खिताब जीते, और नोवाक जोकोविच ने कितने जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और ये सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नडाल सबसे ज्यादा 14 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने वाले मेंस प्लेयर हैं, इसलिए नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। ध्यान रखना भी, 14 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने वाले मेंस प्लेयर हैं, इसलिए इनको राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। तो अब इन्होंने टेनिस से संन्यास लिया है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने के लिए
हम सफर नीति का अनावरण किसने किया है? हम सफर नीति। अब वैसे ही पता चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है अपने? तो वो है नितिन गडकरी। कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उस पर यात्रा का अनुभव, यानी कि जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको अनुभव का क्रांतिकारी बनाने के लिए हम सफर नीति का अनावरण कर दिया। किसने? नितिन गडकरी ने। तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अनुभव क्रांतिकारी बनाने के लिए हम सफर नीति का अनावरण किया नितिन गडकरी ने। यह राजमार्ग बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुधारने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो देश भर के लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बदलने का वादा करती है। कि देश भर के अंदर आपको पता लाखों यात्री हैं, उनका जो यात्राओं का अनुभव है उसको बदलने का वादा करती है ये हम सफर नीति। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वॉर का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वॉर का संबंध किससे है? तो ये वॉर पुस्तक है, ध्यान रखना, बॉब वुडवर्ड की। ऑप्शन नंबर 1 किसकी पुस्तक है ये? बॉब वुडवर्ड की पुस्तक है वॉर। तो इनके द्वारा ये पुस्तक अभी हाल में विमोचन किया गया है। तो अनुभवी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं बॉब वुडवर्ड, जिन्हें वाटरगेट कांड को उजागर करने में उनकी भूमिका के लिए उनको जाना जाता है, और इनकी नवीनतम पुस्तक है वॉर, इसका विमोचन किया है। यह पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सत्ता की गतिशीलता में गहराई से उतरती है। यानी कि मुख्य उद्देश्य इसका राजनीतिक से संबंधित है, देश के अंदर जो भी राजनीति है उससे संबंधित है। इस पुस्तक का वॉर का विमोचन किया गया। जो ये वॉर पुस्तक है ये वुडवर्ड की चौथी किताब है, जो 2016 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन पर केंद्रित की गई थी। जब 2016 के अंदर राष्ट्रपति थे ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके सत्ता में आने के बाद ये पुस्तक है उन पर केंद्रित थी। अब ये चौथी किताब इन्होंने इसका विमोचन किया है। हाल में किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। किसने? केस सेहद ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? केस सेहद ने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो राष्ट्रपति केस सेहद ने ट्यूनीशिया के नेता के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल हासिल कर लिया, और इन्होंने बस इतना याद रखा कि 7 अक्टूबर 2024 को केस शहीद ने डाले गए वोटों का 90.7% चौंका देने वाली जीत उन्होंने हासिल की। तो ये दूसरी बार है ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बन गए। हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? नेस्ले इंडिया वो कंपनी है खाद्य पदार्थों वगैरह है, जो खाद्य पदार्थ वस्तुएं आती है उसका ये निर्माण करती है नेस्ले इंडिया। तो इसके प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है किसने? मनीष तिवारी। और बन गए? मनीष तिवारी बन चुके हैं। तो अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा, और कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है सुरेश नारायण की सेवानिवृत्ति के बाद 31 जुलाई 2025 को ये पद छोड़ देंगे। अभी काफी समय पड़ा है, क्योंकि 1 अगस्त 2025 से अपना ये कार्यभार संभालेंगे। कौन है? मनीष तिवारी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आता है, कोई सूचना आती है तो सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहां पर किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल, अमरप्रीत सिंह, एसपी धारकर, दिनेश त्रिपाठी। आप मुझे बताओगे वायुसेना के नए उप प्रमुख भी बन गए और नए प्रमुख कौन बने हैं, दोनों मुझे बताओगे। उप प्रमुख भी बताओगे नाम, और नए प्रमुख कौन बने वो भी मुझे नाम बताओगे। और अभी भारतीय वायुसेना का कौन सा जो दिवस मनाया गया वो भी आप मुझे कमेंट में पूरी डिटेल के साथ बताओगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने सारी डिटेल आपको करवाई है। तो अच्छे तरीके से इसका जवाब अच्छे तरीके से कमेंट में देना, मैं सभी के कमेंट आपके देखता हूँ। और ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है, और शाम को 5 बजे आपको इसकी रिवीजन क्लास भी मिलती है। नाने क्लासेस शिव सर पर इंडिया वर्ल्ड राजस्थान तीनों की रिवीजन क्लास भी आपको मिलती है। अच्छे तरीके से पढ़े और वीडियो को एक बार ज्यादा लाइक शेयर करेंगे।
कंटिन्यू क्लास आपको मिल रही है। और आपको पता है रीट का जो है पात्रता का घोषणा हो चुकी है। जनवरी के अंदर प्रथम या दूसरे सप्ताह के अंदर इसका जो है एग्जाम करवाए जाने की संभावना बताई जा रही है। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में, अभी भी समय आपके पास काफी है, अपनी तैयारी में लग जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।